नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले बड़ी खबर है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है और पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है, समस्त प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए वर्तमान में 600 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ये पोस्ट हम आपको सीएम धामी का दिखा रहे हैं, जो पोस्ट उनकी तरफ से किया गया, जिसमें वो ये एक फोटो शेयर करते हुए ऊर्जा संरक्षण दिवस की सभी को बधाई देते हैं और लिखते हैं, समस्त प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही यहां पर सीएम धामी की तरफ से ये भी लिखा जाता है कि हमारी सरकार ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। ये सीएम धामी इस पोस्ट के जरिए लिखते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स पर निर्मलजीत फ्लाइंग ऑफिसर सिंह सेखों की पुण्यतिथि पर शत शत नमन उन्हें किया है। बता दें कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर और परमवीर चक्र से सम्मानित निर्मलजीत सिंह सेखों ने अदम्य रण कौशल का परिचय देते हुए वीरगति को वो प्राप्त हो गए थे। और आपको अब बताएं कि सीएम धामी की तरफ से उन्हें नमन किया गया है। ये पोस्ट हम आपको सीएम धामी का दिखा रहे हैं, जो पोस्ट उनकी तरफ से किया गया और उन्होंने उन्हें नमन किया है। शहीद निर्मलजीत सिंह सेखों को शत शत नमन, सीएम धामी की तरफ से ये लिखा गया इस पोस्ट के जरिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 102 नगर निकायों में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। अब इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि जिलाधिकारी के स्तर पर आरक्षण लगाते हुए अधिसूचना जारी कर सुझाव आपत्तियां मांगी जाएंगी और इनका निस्तारण करने के बाद जिलाधिकारी शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इस हिसाब से ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। बहुत जल्द अब अंतिम प्रकाशन जो आरक्षण की सूची का है वो हम करने जा रहे हैं और जैसे ही ये आरक्षण का प्रकाशन होगा, यानी कि जनता के सम्मुख आएगा, तो एक सिस्टम है जो हमारे यहाँ जब आरक्षण जहाँ जहाँ निर्धारण होता है उसके लिए जनता से आपत्ति मांगी जाती है। वो हम लोग आपत्ति का समय देंगे, निस्तारण करेंगे। फिर हम निर्वाचन आयोग को, यानी जो हमारा निर्वाचन आयोग यहाँ पे है, उसको हम अपना यहाँ से प्रतिवेदन भेजेंगे कि हमने आरक्षण को हमने अंतिम रूप दे दिया है। उसके बाद जो हमारी चुनाव की कार्यसूची या उसकी चुनाव की तिथि घोषित होगी और तत्पश्चात हम चुनाव कराएंगे। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से सनसनी मच गई। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने तालाब किनारे दबे हुए प्रॉपर्टी डीलर के शव को बरामद कर लिया है। रोशनाबाद मुख्यालय में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मृतक प्रॉपर्टी डीलर का गाँव में आना जाना था। 8 दिसंबर की रात 3 युवकों ने आरोपी के रुपए के लालच में आरोपी का अपहरण यहां पर आरोपियों की तरफ से किया गया। सुनसान खेतों में वो लेकर गए और मुंह पर उन्होंने टेप लगाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर के शव को खेतों के नीचे यहां पर वो दबाकर फरार हो जाते हैं। सफलता हासिल करते हुए पुलिस टीम ने चंदपुरी गांव के रहने वाले आरोपी अक्षय और रॉबिन को दबोच लिया है। फरार चल रहे तीसरे आरोपी की भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी, पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। इसमें 3 लोग संदिग्ध हमें प्राप्त हुए थे, मिले थे, जिनसे पुलिस के द्वारा जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इसमें 2 लोग जो हिरासत में पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इनके द्वारा ही इस व्यक्ति को अगवा किया गया था और उससे पैसे निकालने की नियत से उसके साथ ज़बरदस्ती भी की गई। लेकिन बाद में जब उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिले तो इनके द्वारा उसकी हत्या करके और इसकी डेड बॉडी को वहीं चंदपुरी क्षेत्र में ही दबा दिया गया था। पुलिस के द्वारा आज निशानदेही में इन दोनों अभियुक्तों से इस व्यक्ति की, मृतक की आज हमें
डेड बॉडी प्राप्त हुई है, जिसे अभी पीएम के लिए भेजा जा रहा है और इन दोनों को ही अभी हिरासत में लिया गया है। आज इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। एक अभी अभियुक्त इसमें फरार चल रहा है, जिसकी हम शीघ्र ही इसकी अरेस्ट भी कर ली जाएगी। 8 तारीख से 3:30 बजे के बाद इनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। शाम तक नहीं पहुंचे तो हम लोगों ने जानकारी निकाली। फिर रात को हम लोग यहाँ ढूंढने आए। उसी दिन हमने रिपोर्ट वगैरह भी कराई। पुलिस तुरंत ही हमारे साथ गई। खेत वगैरह में भी देखा जाके, जहाँ तार बाड़ के लिए गए थे तो वहाँ कुछ पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन हमने जाँच करनी शुरू करवाई, ढूंढना शुरू करा। दूसरे दिन इनका वॉलेट मिला, उसमें कागज वगैरह थे। फिर सर्च करा और सर्च करने के बाद फिर उसके दूसरे दिन हेलमेट और टोपी बरामद हुई इनकी पुलिया के पास। और फिर तीसरे दिन इनकी बाइक मिली है। चारधाम समेत प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्रों में पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। सुबह से ही हल्की बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। बर्फबारी होने का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत उच्च हिमालय क्षेत्रों में भी इस बार काफी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें भी बर्फबारी की लगातार यहां से सामने आ रही हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की अगर बात है तो वो है पर्यटकों के लिए। जो पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है इस बर्फबारी को देखते हुए। लेकिन इस बर्फबारी की वजह से अब इन इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस ठंड को देखते हुए यहाँ पर जो रैन बसेरे हैं या फिर जो यात्री यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश का रुख करते हैं। हरीश, अभी क्या अपडेट फिलहाल वहां से मौसम को लेकर? आकांक्षा, देखिए जो उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर चटक धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई है और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हाई एल्टीट्यूड का इलाका है वहां पर देर रात से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यानी कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की वजह से तापमान में गिरावट आई और जो मैदानी इलाके यहाँ पर जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ गया है। धीरे धीरे यहाँ पर ठंड बढ़ने लग जाती है क्योंकि अभी चटक धूप के साथ दिन खिला है। तो यानी कि सुबह यदि हम 8 बजे तक बात करें तो मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा ठंड यहाँ पर महसूस की जा रही है। जगह जगह पर जो है अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, चाहे वो मैदान का इलाका हो या फिर पहाड़ का इलाका हो। तो इसके लिए सरकार की ओर से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शीतकालीन यात्रा भी उत्तराखंड में जारी है। पर्यटकों का आना जो है लगातार उत्तराखंड में जारी है, चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के जो शीतकालीन निवास है वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने जो चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव है हरिद्वार और ऋषिकेश में, यहाँ पर जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो रेस्ट हाउस है वहां पर रुकने की पर्यटकों को और जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए रुकने की खास व्यवस्था की गई। यानी कि जो 25% छूट उत्तराखंड सरकार उनको दे रही है। हाँ। जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो रेस्ट हाउस है वहां पर उनको पर्यटकों के लिए ये व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो जीवन रेखा से जुड़े विभाग है, खाद्य आपूर्ति है, विद्युत है या फिर पुलिस है, SDRF है, आपदा प्रबंधन विभाग, ऐसे विभागों को भी अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ यहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। ऐसे में जो हाई एल्टीट्यूड से लगे हुए क्षेत्र हैं वहां पर लोगों के लिए थोड़ा समस्याएं बढ़ जाती है बर्फबारी की वजह से। तो उनके लिए ठीक है हरीश, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते नेहरू स्टेडियम में रुद्रचंडी महायज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला धू धू कर जल गई। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक यज्ञशाला जल चुकी थी। वहीं यज्ञशाला में आग लगने की बात से लोगों में हड़कंप मच गया। राहत की बात रही कि जब आग लगी तो कोई हवन पूजन यहां पर नहीं हो रहा था। आग लगने के स्पष्ट कारण अभी नहीं पता चल पाए हैं। आसपास के CCTV कैमरे भी फिलहाल खंगाले जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने उसी दौरान की जब हादसा ये यहाँ पर हुआ। ये आग लग गई, लेकिन ये आग कैसे लगी अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं रुद्रचंडी महायज्ञ की यज्ञशाला की ये तस्वीर जिसमें भीषण आग लग गई। जब सूचना दोगे तभी तो आएगी। सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन अगर बात जिला हरिद्वार के रुड़की शहर की करें
तो रुड़की के उप जिला चिकित्सालय में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के दलालों का ज्यादा बोलबाला है। बता दें, सरकारी अस्पताल के महिला वार्ड के पास प्राइवेट अस्पतालों के दलाल देखे जाते हैं, जो कि भोले भाले मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं, जिसकी शिकायत अस्पताल के CMS को भी की गई। लेकिन ढुलमुल रवैया होने की वजह से इस तरह के दलालों पर कोई लगाम नहीं लग पाई है। हाल ही में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दलाल महिला वार्ड के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उप जिला चिकित्सालय की मेट्रन तेजवीरी चौधरी ने भी बताया कि महिला वार्ड के पास लगातार दलाल घूमते रहते हैं और उन्हें देखकर इधर उधर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों के जीवन से खिलवाड़ न हो सके। यहाँ दलाल जो लेडीज है जेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे अब इनका पूरा शकल नहीं मालूम है। जब मुझे देखते हैं वो मुझे देख के 9-11 हो जाते हैं, चले जाते हैं मुझे देख के। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर इस तरह के आए, उन पर शिकंजा कसना चाहिए और 4 होमगार्ड जरूर होने चाहिए नाइट में मॉर्निंग इवनिंग, जो गश्त करें और देखें कि क्या हो रहा है। सबको पता है, सर भी आते हैं राउंड करके जाते हैं। सर की इसमें कोई नहीं मिस्टेक, वो आकर देखते हैं, करते हैं, राउंड करते हैं, कह के जाते हैं कि देख मैडम जी देखो जरा यहाँ ऐसे दलाल लगे हुए हैं। लेकिन यहीं के हैं, कहाँ के हैं, यहाँ का शायद हमारा कोई कर्मचारी तो ऐसा नहीं है मिला हुआ, लेकिन आशा वर्करों का शक है। देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड शुरू हो चुकी है। परेड में देश विदेश के कुल 491 कैडेट पास होंगे। इनमें 456 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 35 युवा सैन्य अधिकारी मित्र देशों की सेना में अपना दम दिखाएंगे। बता दें कि इस दौरान नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि IMA की पासिंग आउट परेड शुरू हो चुकी है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 456 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलने जा रहे हैं। आज की अगर बात करें, देश विदेश के कुल 491 कैडेट यहाँ पर पास होंगे। तो तमाम उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हम आपको बता रहे थे। अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें भी आपको विस्तार से बताएंगे।